और 4 लाइनें जो लिखी है वो ये है, गद्दारों से धोखा है, अंबेडकरवाद को दुश्मन से नहीं समाज के गद्दारों से धोखा है। इसीलिए भीम के बंदों, इसीलिए भीम के बंदों, चोरों पर नहीं पहरेदारों पर नजर रखनी है। अंबेडकरवाद जिंदा रखना है तो दुश्मन पे नहीं समाज के गद्दारों पर नजर रखनी है। ये कितनी सही बातें हैं। आज तक जानते हैं कि हम लोग सत्ता की सीढ़ियों तक क्यों नहीं पहुंच पाए। हम इसलिए नहीं पहुंच पाए कि हमें कभी किसी गैरों ने नहीं हराया है। अगर मुसलमान को किसी ने हराया है तो मुसलमानों ने हराया है। दलितों को किसी ने हराया है तो यही कौम के गद्दार दलितों ने दलितों को हराया है। ये सच्चाई है और ये सच्चाई को आज तुमको समझने की जरूरत है। और जब तक ये सच्चाई तुम समझेंगे नहीं, आप तो देख रहे, सत्ता का मतलब यह है कि आमदार मैं रहूं, खासदार मेरी पत्नी रहे, जिला परिषद मेरा बेटा रहे, नगर पालिका के ऊपर मेरा पोता रहे, मेरा भतीजा रहे। अरे जिस बाबा साहब अंबेडकर को तुम मानते हैं, जिस बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम के ऊपर तुम सियासत करते हैं, ढोंग करते हैं, धोखा देते हैं तुम, वरना यह क्या ये सच्चाई नहीं है कि अगर बाबा साहेब अंबेडकर जी इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो उन्हें हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जाती है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि पतंगराव कदम में कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, उनका जब देहांत होता है तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना ये पूरे के पूरे फैसला करते हैं कि पतंगराव कदम के बेटे को हमें चुनाकर लाना है, इसीलिए कोई उसके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। कोई नहीं लड़ता, वो विधानसभा में पहुंच जाता। आर पाटिल का जब देहांत होता है तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, शिवसेना ये तय करते हैं कि आर पाटिल की पत्नी को विधानसभा के अंदर भेजना है और कोई चुनाव नहीं लड़ता है। बिन विरोध वो विधानसभा के अंदर पहुंच जाती है। 2009 में, 2014 के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर जी को, अरे ये तुमको तय करना है कि इस देश के अंदर आर पाटिल का परिवार बड़ा है, पतंगराव कदम का परिवार बड़ा है या बाबा साहब अंबेडकर का ये परिवार बड़ा है, ये तय करना है। अगर तुम उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं तो हम आज तुमको ये चुनौती देते हैं। हम आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये कहते हैं कि ये अकेले बाबा साहेब अंबेडकर ये नाम नहीं है, बाबा साहेब अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर का खून है। और अगर तुम उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, साजिशें रचते हैं, खेल खेलते हैं, तो हमने भी बाबा साहब को एक जबान दिए है। हमने बाबा साहब से कहा है कि बाबा साहेब महाराष्ट्र की किसी भी सीट के ऊपर आप हाथ रखिए, इंशाअल्लाह ये मजलिस की जिम्मेदारी रहेगी। हम तन मन धन से पूरी ताकत के साथ बाबा साहेब को, और ये कहते हैं नाही आम्हाला बाळासाहेब चालतं, MIM नहीं चालतं, बाळासाहेब चालतं, अवैसी नहीं चालतं। क्यों?
अवैसी पसंद नहीं आता है। इसलिए पसंद नहीं आता है ना कि बहुत बोलता है, और तुम्हें वो लोग चाहिए जो उठ बोले तो उठेंगे, बैठ बोले तो बैठेंगे। अरे अवैसी साहब ने इस मुल्क के मुसलमानों को, दलितों को बोलने का जो अधिकार दिया है और एक सोच दी है, और अब सिर्फ अवैसी साहब नहीं बोलते हैं, यहां का बच्चा बच्चा बोलता है। हम अंगूर को अंगूरी कहेंगे, लंगूर को लंगूरी कहेंगे। तुम अगर कहेंगे कि ऐसा बोलो, हम तुमको बोलेंगे ये खाना है तो इस देश में रहना नहीं, पाकिस्तान चले जाओ। ये जब से भाजपा आई है, जब से शिवसेना आई है, ऐसा पहनो, ये बोलो, ये खाओ, नहीं तो जाओ। अब हम नांदेड़ की सरजमीन से बहुजनों के, दलितों के, मुसलमानों की तरफ से एक बात कहना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। मेरे भाई, हम आज आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि इस तरह के जलसे तो होते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को ये सोचना है कि अगर हमारा लक्ष्य विधानसभा है तो उस विधानसभा के लिए, उस लोकसभा के लिए हमें बहुत जद्दोजहद और मेहनत करने की जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप बाबा साहब को चाहने वाले हैं, हम बाबा साहब को चाहने वाले हैं। और आज इस सभा में उठने से पहले हम ये उठते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितने भी आ जाए, कौम के गद्दार जो जो करना चाहे करे, लेकिन हम अगर इस महाराष्ट्र के अंदर कोई एक आवाज के ऊपर चलेंगे तो वो आवाज होगी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर जी की आवाज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। यानंतर जो संभ्रम संबंध या सभेच्या विषयी निर्माण झालेला होता, तो संभ्रम दूर करण्यासाठी मी पाचारण करतो आपल्या सर्वांचे लाडके, अंधेरे में गले मिलकर गले काटने वाले कोई और होंगे, अंधेरे में गले मिलकर गले काटने वाले कोई और होंगे। हम तो सूरज के बेटे हैं, सूरज की तरह पलते हैं, आओ कि कई सूरज सीने में लिए चलते हैं। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब। खिले लगा वाले औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पर तशरीफ़ फरमा मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहिब अम्बेडकर साहब, हमारी पार्टी के ज़िले नांदेड़ के सदर मोहतरम जनाब फ़िरोज़ लाला साहब, रुकन असम्बली औरंगाबाद मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, साबिक़ा MLA हरिभाऊ भाड़े साहब, नांदेड़ के लोकसभा के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल बिंगे साहब, अमित भाई साहब, डॉक्टर संगारत्ना कुरे साहब, मोहन राठौड़ साहब, शिवाजी गेडेवाद साहब,
बालाजी खिरदे पाटिल साहब, शिवानंद हैबतपुरे साहब, नांदेड़ शहर के MIM के सदर, मेरे पार्टी के रुफ़ा, निज़ामाबाद भैंसा से मेरे मंजलिसी रुफ़ा तशरीफ़ लाए, अज़ीज़ान मिल्लत, हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मोहतरम जनाब एडवोकेट बाला साहिब अम्बेडकर साहब के इस जलसे को आपकी शिरकत ने ना सिर्फ कामयाब किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि मराठवाड़ा के इस इलाके से आज यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आपकी मौजूदगी यकीनन उन तमाम सियासी पार्टियों को एक पैगाम दे रही है, उनको समझा रही है, उनको ख्वाब गफलत से बेदार कर रही है, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि अब महाराष्ट्र का दलित, मुसलमान और OBC अब उन सियासी पार्टियों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने 70 साल से दलितों का इस्तेसाल किया, जिन्होंने 70 साल से मुसलमानों को डरा डरा कर उनका वोट हासिल किया, जिन्होंने 70 साल से OBC समाज को सिर्फ झूठे वादे कर कर उनका इस्तेसाल किया, उनको इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र की ये गरीब आवाम, महाराष्ट्र की ये बहुजन समाज जो हमेशा अपने आप से एक सवाल करती थी कि क्या कोई एक ऐसा विकल्प है, क्या कोई एक ऐसा मुतबादिल है, क्या कोई ऐसा एक ऑल्टरनेटिव है जो दलित, मुसलमान और OBC समाज के मसाइल को हल कर सके, जो हमारी आवाज़ को बेबाक तरीक़े से महाराष्ट्र की विधानसभा में उठा सके। क्या हमारे पास ऐसे गयूर और बहादुर MP नहीं होंगे जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर बाबा साहिब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में जो हुकूक दिए गए उसके हुकूक को उठाएं और आवाज़ बन सकें। मैं महाराष्ट्र के दलितों से, मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से, मैं महाराष्ट्र के OBC से कह रहा हूं कि आज वक्त आ गया है। जो ख्वाब आप देख रहे थे, जो ख्वाब आप देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मैं मेरे बड़े भाई बाला साहिब अम्बेडकर के साथ, उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनकी हर कोशिश में उनका साथ दूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे एतमाद के साथ मोहतरम जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब से कह रहा हूं कि ना सिर्फ महाराष्ट्र, ना सिर्फ तेलंगाना, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बाला साहिब अम्बेडकर साहब आपके साथ खड़ा हुआ है। आप ये जो जद्दोजहद का जिसका आपने आगाज किया, ये स्ट्रगल का जिसने आपने आगाज किया, जो बाबा साहिब अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो आज आपने इक़दाम उठाया, हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़े रहेंगे और आप जहां कहीं भी जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। हमारी कोशिश एक ही है कि ये समाज को इंसाफ मिले। और याद रखो महाराष्ट्र के दलित अवाम, मेरे दलित भाइयों, मेरी इस बात को याद रखो कि हिंदुस्तान की लोकसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में या हिंदुस्तान की जहां जहां ऐवान असेंबली है, यकीनन हमारे दलित भाई वहां पर MLA और MP बनकर चले जाते हैं। मगर आखिर क्या बात है कि जब दलित समाज पर, जब बहुजन समाज पर, जब मुसलमानों पर, जब OBCs पर, बाबा साहिब के दिए हुए संविधान पर जब हमला किया जाता है तो क्या हो जाता है हमारे नुमाइंदों को कि इनकी जबान नहीं खुलती, इनका दिल नहीं धड़कता, इनके दिमाग में जोश नहीं पैदा होता, इनका जिस्म हरकत नहीं करता। इसलिए नहीं करता मेरे दलित भाइयों क्योंकि ये तमाम के तमाम चमचों की पार्टी के चमचे बने हुए हैं। अब आपको चमचों को नहीं बल्कि आपको बहादुरों को कामयाब करना है। जितनी नेशनल पार्टियां हैं, जितनी रीजनल पार्टियां हैं, इनके पास हमारे दलित भाई हैं, मगर वो हरगिज उनको इस बात की इजाजत नहीं देते
कि खुलकर मसाइल को बयान कर सके। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 60-65 साल पहले बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा था, इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि हां, ये लोग हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट की कुर्सियों पर बैठते हैं जिसका उसूल मैंने लिखा। यह हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट की कुर्सियों पर बैठते हैं जिसका संविधान मैंने लिखा। ये बैठते जरूर है, ये आवाज मुंह नहीं खोलते। ये कब मुंह खोलते? जब उनको नींद आती है तो अंगड़ाई लेकर आ करते हैं। आप बताइए कि हिंदुस्तान की लोकसभा में 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। किसको दिया गया? सावरना समाज को दिया गया। किसको दिया गया? जनियोधारों को दिया गया। 82 एमपीज हैं, सब खामोश बैठे हुए, कोई मुंह नहीं खोला। मुझे उस वक्त बाबा साहिब अंबेडकर का जुमला याद आया कि बाबा साहिब अंबेडकर ने इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि ये मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह उस वक्त खोलेंगे जब उनको नींद आएगी। अब हम यहां पर आए, बाला साहिब के साथ कि नींद से बेदार करने के लिए आए आपको। अब बेदार होने का वक्त है। अब हम बहुत सो चुके, अब जागने का वक्त है, अब लड़ने का वक्त है, अपने हक को हासिल करने का वक्त है। बाला साहिब को हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट में भिजाने का वक्त है। महाराष्ट्र की विधानसभा में एक दलितों की एक बेबाक आवाज जाएगी, ओबीसी की बेबाक आवाज जाएगी, जो इन सावरनाओं से, जो इन जनियाधारों से, जो इन इस्तेसाल करने वालों का साथ नहीं देगी, बल्कि बाबा साहिब अंबेडकर के उस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मुतालबा करेगी। आज हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है, हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है, तो क्या हिंदुस्तान को मजबूत राहुल, मोदी, फडणवीस, पवार या ठाकरे करेंगे? नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को मजबूत कौन करेगा? ये दलित समाज का गरीब नौजवान करेगा। हिंदुस्तान को मजबूत कौन करेगा? जो अंबेडकर का सही चाहने वाला होगा। हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा कौन करेगा? प्रकाश अंबेडकर करेगा जब पार्लियामेंट को जाएगा। ये लोग क्या हैं? ये लोग तो सिर्फ तू मैं करते रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ यही कहती हैं, चौकीदार वो, उधर से मोदी बोलते हैं नामदार वो, मैं कामदार। पवार साहिब बोलते कि मैं करूंगा। मेरे भाई, ना मोदी करेंगे, ना राहुल करेंगे, ना पवार साहिब करेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तमाम के तमाम ऐसी ताकतें हैं जो कभी भी दलित समाज को, मुसलमानों को, ओबीसीज को, बहुजन समाज से इंसाफ नहीं करेंगे। क्या किया आपने बताइए? 70 साल हो गए हमारे मुल्क को आजाद होकर। क्या किया इन्होंने बताइए? अगर बाबा साहिब अंबेडकर हिंदुस्तान का संविधान नहीं बनाते, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर अंबेडकर संविधान नहीं बनाते तो दलितों को, मुसलमानों को, बहुजनों को इंसान मानने का दर्जा भी नहीं दिया जाता। अगर आज हिंदुस्तान में दलितों को, एससीज को, आदिवासीज को अगर इंसान का दर्जा दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान में लिखा कि जो हिंदुस्तान का शहरी है वो इंसान है, वो ह्यूमन बीइंग है। बाबा साहिब ने लिख दिया कि सब फर्स्ट क्लास सिटीजन है, कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं होगा। ये बाबा साहिब अंबेडकर का संविधान कहता है, ये उन्होंने बनाया है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहिब के उस ख्वाब को पूरा करना है। और क्या ख्वाब है? बाबा साहिब ने संविधान में लिखा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, समानता,
इंसाफ, भाईचारा, ये कैसे हासिल होगा? बाबा साहिब जानते थे कि मुल्क आजाद हो जाएगा। बाबा साहिब जानते थे ये तमाम के तमाम जालिम लोग मुझे कामयाब होने नहीं देंगे। इसीलिए बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया कि समानता को हासिल करो, भाईचारे को हासिल करो, इंसाफ के लिए लड़ो, आजादी के लिए लड़ो। कि मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं बाबा साहिब अम्बेडकर के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए? क्या आप आजादी चाहते हैं? किससे आजादी चाहते हैं? हम आजादी चाहते हैं मोदी से, हम आजादी चाहते हैं राहुल से, हम आजादी चाहते हैं पवार से, हम आजादी चाहते हैं ठाकरे से, हम आजादी चाहते हैं फडणवीस से, हम तमाम जुल्म करने वालों से आजादी चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो आजादी मिलेगी आपको। और मेरे भाई, सिर्फ नारा मत लगाओ कि बाला साहिब अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हम तो आगे बढ़ चुके हैं, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, मुकाबला करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, कुर्बानी देंगे। हमारे बस में जो है वो तमाम वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। जीतना हारना ये मुकद्दर फैसला करेगा। मगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपने दिलो दिमाग में इस बात को पैदा कर लेंगे कि हम आजादी चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, इसीलिए ये बहुजन आघाड़ी वंचित ये बनाया गया कि भाईचारा पैदा किया जाए। मेरे भाई, भाईचारा पैदा करना है। हमारी कोशिश क्या है कि इंसाफ हो। बाबा साहिब ने लिखा संविधान में जस्टिस, इंसाफ हो। बाबा साहिब ने लिखा इक्वालिटी, मसावात हो, समानता हो। ये क्या किया इन्होंने बताइए आप। हमको सिर्फ कहती हैं कि हमारे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब ने जब ये वंचित बहुजन आघाड़ी बनाया तो फौरन कांग्रेस के पास से आवाज आई कि ये वोट काटने के लिए बनाया गया है। एनसीपी के लोग कह रहे हैं ये बी टीम है। मेरे भाई, थोड़े दिन पहले, बल्कि 1 महीना पहले तेलंगाना में असेंबली का इलेक्शन हुआ। क्योंकि हम यहां पर हमारे बड़े भाई बाला साहिब की तायीद कर रहे हैं, तो ये तमाम के तमाम जनियोधारियों को, ये तमाम के तमाम हिंदू नेशनलिज्म की बात करने वालों को मैं इंडियन नेशनलिज्म की बात करता हूं। मैं हिंदू नेशनलिज्म की बात नहीं करता, मैं इंडियन नेशनलिज्म की बात करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि बाबा साहिब ने हमको ये कहा कि इंडियन नेशनलिज्म इज रेलिवेंट। तेलंगाना में इलेक्शन हुआ तो राहुल गांधी भी टपक गए, मोदी भी पहुंच गए, योगी भी पहुंच गए, फडणवीस भी पहुंच गए, सब पहुंच गए। और सब ने कहा कि हैदराबाद से एमआईएम को कामयाब होने नहीं देंगे, इसको यहां पर रोकना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र जाकर प्रकाश अंबेडकर को अपना बड़ा भाई मानकर मजलूम दलितों के इंसाफ की बात कर रहा है, इसको हैदराबाद में हम रोक देंगे। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि तुम क्या, तुम्हारी पूरे लोग भी आ जाओगे तो तुम मेरा बाल बीका नहीं कर सकोगे इंशाअल्लाह। मोदी एक बार नहीं 2-2 बार आए, अमित शाह एक बार नहीं 3-3 बार आए, राहुल गांधी 3-3 मर्तबा आए, योगी भी आए। सबने कहा देखो आ रहे हैं। मैंने कहा हां, जब एक मर्द खड़ा हो जाता है गरीब आवाम के लिए तो तमाम के तमाम एक होकर आते। आज महाराष्ट्र में एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ है, वो है प्रकाश अंबेडकर, जो मर्द बनकर, जो बहादुरी के साथ और पूरी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ
इस गरीब और मजलूम समाज के इंसाफ के लिए लड़ रहा है। इसमें हमारा कोई जाती मफाद नहीं, हम यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले। तो मेरे भाई तेलंगाना को आए, हैदराबाद को आए, राहुल गांधी आकर बोले ओवैसी बी टीम है। लोगों ने पूछा किसकी टीम, तो कहा बीजेपी की बी टीम है। 2 दिन के बाद राहुल ने यूं किया, हमने समझा कि कुछ खरगोश निकलेगा, कुछ नहीं निकला, कहा सी टीम है। फिर राहुल गांधी ने कहा ये महाराष्ट्र में क्यों लड़ते हैं? क्यों महाराष्ट्र आपका खानदान का है, हमारा नहीं है? क्यों जाते महाराष्ट्र को? जाएंगे। राहुल गांधी तैयार हो जाओ, ये शेरवानी अमेठी में जाकर अब भड़काऊ भाषण देगा इंशाअल्लाह ताला। ये राहुल गांधी हैदराबाद को आए थे, पकड़ पकड़ कर लोगों को लाए। अरे चल 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 चल, उसकी सभा है, उसकी सभा है। लोगों को खींच खींच कर लाए। किसी को कहा कि तुझे 100 रुपये 200 रुपये देंगे, एक मुरख का पैकेट देंगे। मुझसे गरीब आवाम ने पूछा असद भाई पैसे भी मिल रहे, चिकन भी मिल रहा, मैंने कहा मटन नहीं मिल रहा, वो भी ले ले। सबको बुलाए तो 1500 लोग, 2000। अब यहां पर जितने लोग आए, जरा मेरी इस बात का पैगाम, मेरी इस बात के सवाल का जवाब दे दो, ताकि जनियोधारू राहुल गांधी को मालूम हो जाए और साहिब अशोक राव को वह भी मालूम हो जाए कि साहिब इतने लोग जो यहां पर प्रकाश अंबेडकर के नाम पर आए, हमने किसी को भी एक पैसा नहीं दिया। आपको पैसे दिए? आपको दिए? क्यों आए? क्यों आए आप? आप अपने समाज के इंसाफ के लिए आए। और जब राहुल की सभा होती, जब मोदी की होती, मित्रों की, तो पैसे देकर लाते। यहां पर लोग पैसा खर्च के आते। ये हम में उनमें फर्क है। ये हमारी पहली कामयाबी। और हैदराबाद में तो टाई टाई हो गया इनका। राहुल गांधी बोले बी टीम, राहुल गांधी बी टीम बोले तो तेलंगाना की आवाम ने कहा कि कांग्रेस का ऐसा हाल करेंगे कि टीम भी नहीं कहलाएगी। 119 सीट में से कांग्रेस शायद कोई 90 सीट पर लड़ी। और मेरे प्यारे, ये मेरे ख्याल से कुछ 18 जीते, 18 जीते, 18 जीते। समझ में नहीं आया उनको बी टीम। मोदी आए, मोदी आके बोले हाँ, तो लोगों ने कहा कि हमारा भाई ओवैसी, लोगों ने कहा कि अब तेरे भाइयों बहनों में नहीं आने वाले हैं। तेलंगाना की आवाम ने कहा कि तूने हमको धोखा दिया, नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख देने का वादा किया, ना तू नौकरी दिया, ना तू 15 लाख दिया, ना किसानों का किया। तूने क्या किया? तो सिर्फ कहा भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों। लोगों ने कहा बस, अब बस कर दे, अब मत बोल, मत बोल, मत बोल, अब तू जा 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 जा। ये कर दिए। योगी आए, योगी आके बोले मैं ओवैसी को हैदराबाद से भगा दूंगा। हमने कहा क्या आपका हैदराबाद? तो तेलंगाना की आवाम ने जवाब दे दिया। मेरे भाई याद रखिए इस बात को कि बाबा साहिब अंबेडकर ने हमको कह दिया, संविधान बनाकर कह दिया कि तुम पैदा नहीं किए गए हो कि सिर्फ शर्मा, द्विवेदी, फडणवीस, राहुल गांधी, मोदी, पवार और ठाकरे को वोट दो। मेरे भाई तुम वोट देते आए, आज तुमको अपने आप को वोट देना है।
यहां पर हमारे भाई यशपाल को वोट देने का है। क्या आप देंगे यशपाल को वोट लोकसभा में? जरा जोरदार हाथ उठाकर कहिए, क्या आप देंगे? क्या नांदेड़ का मुसलमान देगा? क्या नांदेड़ का मुसलमान देगा? अगर देगा तो नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर। क्या नांदेड़ का एससी समाज देगा? तो बोलो जय भीम। क्या ओबीसी समाज देगा? तो हो गया काम। अब मैं आने के बाद मालूम हुआ कि अशोक राव साहब बात करें कि मेरे पीछे पड़े रहते। क्यों पीछे पड़ते नहीं मालूम। मैं ही दिखता हूं क्या? मर्द कोई और नहीं दिखता? नहीं, वो ऐसा वो इन्हें वो कम्युनल इनू कम्युनल। अशोक राव साहब 11 तारीख दिसंबर को 10 की रात को अगर मैं बोलूं, एक दिन पहले तेलंगाना के काउंटिंग से पहले तुम्हारे पार्टी के तुम्हारे से बड़े बड़े लीडर क्या बोल रहे थे? ओवैसी मदद करोगे क्या? आज आप हमको कम्युनल बोल रहे हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, प्रकाश अंबेडकर साहब से बातचीत हो सकती है, एमआईएम से नहीं हो सकती। तो सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोक राव चौहान, मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार से भी कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अंबेडकर साहब से बात करो, उनकी इज्जत के मुताबिक उनको सीट दे दो। मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए, मुझे एक सीट भी नहीं चाहिए। जितनी सीट उनकी इज्जत और उनके मुकाम के लिहाज से आप दोगे, असदुद्दीन ओवैसी अलग मीटिंग करके तायीद करेगा। मैं तुम्हारे डाइस पर भी नहीं आऊंगा। चलो बताओ अशोक राव, तुमको कबूल है? जवाब दो अशोक राव। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं कि हमको जरूरत नहीं है एक सीट की भी। तू हमारे बड़े भाई को, बाला साहिब अंबेडकर साहब को उनके मुकाम, उनकी इज्जत के मुताबिक उनका मुकाम दे दो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं एक फकीर हूं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा मकसद यहां पर आना, मेरे भाइयों सुनो, मेरी बहनें सुनो, मैं यहां पर अपनी ताकत के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह जानता है मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि कल जब मैं मरूंगा तो मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुझको इज्जत दी गई, तुझको मकबूलियत दी गई, तुझको बोलने की आवाज दी गई, तुझे जबान दी गई, बता तूने क्या किया। मैं यहां पर इसलिए आया हूं, सुनो मेरी बात को, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बाबा साहेब अंबेडकर का एक बहुत बड़ा कर्ज है हमारे कंधों पर। मैं उस कर्ज को उतारने को आया हूं। मैं इस गरीब दलित और ओबीसी समाज के इंसाफ के लिए आया हूं। अशोक राव साहब, मुझे महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है। अशोक राव साहब, मुझे राहुल गांधी की तरह हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देखता हूं मैं। मेरे जिंदगी का मकसद एक ही है कि जब इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग ये कहें कि हाँ, ये वो शख्स था जिसने गरीब, एससी, आदिवासी और बहुजन समाज के लिए काम किया, लड़ता रहा उनके इंसाफ के लिए। मुझे ये लाल बत्ती की गाड़ी का शौक नहीं है अशोक राव साहब, वो आपको मुबारक। मगर मेरे को अब डाउट हो गया कि वो लाल बत्ती भी आएगी या नहीं आएगी आपको। जो इतनी बड़ी तादाद में नांदेड़ शहर में एक पैसा दिए लोग जब जमा हो गए हजारों की तादाद में,
तो यह एक इनकलाब का पैगाम है। यहां से एक इनकलाब पैदा होगा और वो इनकलाब लाना जरूरी है। अब इनकलाब बंदूक गोली से नहीं आएगा। यही चीज बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमसे कहा कि अब इनकलाब बंदूक गोली से नहीं, इनकलाब वोट के जरिए लाओ, वोट के जरिए लाओ। ये लोग क्या बोलते, ये जन्यधारू, ये हिंदू नेशनलिस्ट कहने वाले, ये हमसे कहते हैं कि वोट के जरिए नहीं, तुम हमको गुलामी करो। और हम आपसे कह रहे हैं कि गुलामी नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान की इस लोकसभा में जब 10% का रिजर्वेशन का कानून बन रहा था, अगर मेरे बड़े भाई बाला साहिब अम्बेडकर के साथ एक 4-5 MP होते, ये खड़े हो जाते और खड़े होकर कहते कि तुम कानून नहीं पास कर रहे हो, तुम बाबा साहिब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन बाबा साहिब ने कहा कि जस्टिस के लिए, उस समाज के लिए जिस पर तुमने 2000 साल तक जुल्म किया। रिजर्वेशन उस समाज के लिए जिसका हमारे दंगर भाई मुतालबा कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए, इंसाफ का तकाजा। और फिर ये बोलते कि नहीं, मजहब के नाम पर मुसलमान को नहीं मिल सकता। अरे मैं मजहब के नाम पर नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर, बॉम्बे की हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को उसमें जो 50 जाते हैं उनको मिलना चाहिए, आप नहीं देते। इंदिरा सानी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा था कि अगर पूरा समाज बैकवर्ड है तो उसको रिजर्वेशन मिल सकता। मेरे भाई धोखा दे रहे हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस धोखा दे रहे हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि SC ST, ये मुसलमान, हमारे OBC, हमारे दंगर भाई से इंसाफ हो। ये सिर्फ यही चाहते हैं इनका वोट लो, वोट लो, वोट लो और राज करो। अब नहीं चलेगा, वोट भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला। वोट हमारी ताकत है। और जो लोग बोल रहे हैं आपसे, ये ओवैसी आकर भड़काऊ भाषण देकर वोट को काटेगा, प्रकाश अंबेडकर वोट काटेंगे, याद रखो, अगर तुम इस तरह की सोच से मुतासिर हो जाओगे तो तुम बाबा साहिब अंबेडकर के दोस्त नहीं, तुम दुश्मनी कर रहे हो। अगर तुम बाबा साहिब अंबेडकर को मानने वाले हो तो दो अपने आप को वोट, प्रकाश अंबेडकर को नहीं, मेरे भाई यशपाल को नहीं, अपने आप को दो। तुमने 70 साल नेहरू परिवार को दिया, तुमने 30 साल पवार परिवार को दिया, तुमने 40 साल ठाकरे परिवार को दिया। अरे महाराष्ट्र के मेरे SC भाइयों, मेरे महाराष्ट्र के आदिवासी भाइयों, मेरे महाराष्ट्र के दंगर भाइयों, मेरे महाराष्ट्र के मुसलमानों, क्या तुमने कभी अपने आप को वोट दिया? सोचो, अपने दिल पर जोर डालकर सोचो। घर को जाओ, घर में बैठकर सोचो कि क्या मैंने वोट दिया अपने आप को? तुमने अपने आप को वोट नहीं दिया। अगर आज किसी एक दलित औरत की इज्जत लूटी जाती है, सुनो मेरे SC भाइयों, हिंदुस्तान में हमारे वतन अजीज में रोज 4 दलित औरतों की रेप होता है। तुमने किसको वोट दिया? पूछो। तुमने रेप करने वालों का साथ दिया। आज आपसे कह रहा हूं, अगर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बचाना है, अपने दलित नौजवानों के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को बचाना है, दंगर समाज के गयूर नौजवानों, तुम्हारे हाथ में लकड़ी है तो वो लकड़ी बकरियों के लिए नहीं है, वो लकड़ी संविधान के हक के लिए भी इस्तेमाल करने का वक्त आया। इस लकड़ी को बचाओ और बोलो ये लकड़ी है। क्यों है? क्योंकि हमारी ताकत। मैं मुसलमानों से कह रहा हूं,
कब तक तुम ये कांग्रेस की धोखेबाजों में आते रहोगे? ये कब तक तुम कांग्रेस के दिल फरेब बातों में आते रहोगे? नहीं, अब उन्हीं है ना, कहां है हमारे पास? अरे तुम्हारे सामने इतना लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, तुम्हारे सामने तुम्हारा गुलाम खड़ा है, तुम्हारे सामने ऐसा शख्स खड़ा है जिसको ओहदों की जरूरत नहीं है, जिसको लाल बत्ती की गाड़ी का ख्वाब नहीं है, जी मेरी नीयत में नहीं। मेरी जिंदगी मकसद ये है कि गरीब से इंसाफ हो, और तकारीर से नहीं होगा, नारों से नहीं होगा, वो वोट से होगा। अगर वोट इस्तेमाल करोगे, अपनी पार्टी के हक में इस्तेमाल करोगे, तो फिर वो इंसाफ होगा। वरना याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12-13 साल के हैं, ये कल जब 20-22 साल के हो जाएंगे, ये तुमसे पूछेंगे कि बता माँ, बताओ अम्मी, बताओ पिताजी, बताओ अब्बा, आपने हमारे लिए क्या किया? तुम क्या जवाब दोगे इन बच्चों को? अगर इनका मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हो तो फिर आपको बदलाव लाना पड़ेगा। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये 10% का जुमला नरेंद्र मोदी दिए। हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं, हम मित्रों से पूछना चाहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान में 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 40, और उसमें कितने ओबीसी के पोस्ट हैं? 27% रिजर्वेशन। कितने ओबीसी के पोस्ट हैं? तो मालूम हुआ सिर्फ 14%। जो ओबीसी लीडर कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं, शिवसेना में हैं, पवार फैमिली में हैं, आप बताओ, ये पूरे 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी के 14%, 1125 प्रोफेसर हैं। कितने शेड्यूल कास्ट हैं? खाली 39 है। आप बोलो इंसाफ है ये? शेड्यूल ट्राइब खाली 8 है। 1125 प्रोफेसर हैं 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे मैं करूंगा इंसाफ, सबका साथ सबका विकास। है तेरा सबका साथ सबका विकास। फिर एसोसिएट प्रोफेसर 2620 पोस्ट, खाली 130 शेड्यूल कास्ट 4.96, शेड्यूल ट्राइब 1.3। क्या सबका साथ सबका विकास है मोदी? असिस्टेंट प्रोफेसर 7740। कितने एससी हैं? 12%। कितने एसटी हैं? 5%। ओबीसी कितने? 14%। और आप 10% दे रहे हो उन लोगों को जिनके ऊपर कभी ऑपरेशन नहीं हुआ, जिनको ऊपर कभी जुल्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान के वजीर आजम नॉन टीचिंग स्टाफ कितने? पूरे 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी समाज के 8%, एसटी समाज के 4%, ओबीसी 10.17%। मोदी जी सबका साथ। मोदी जी आप साधारण समाज को 10% दे रहे हैं। क्या इन पर कभी जुल्म हुआ? मैं जब आ रहा था तो थाने में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 4 दलित बच्चे सीवरेज साफ कर रहे थे, गैस उनके मुंह में गई, मर गए। बताओ ये आप करते हम करते? कौन करता ये? आपकी गंदगी हम साफ करते हैं और आप 10%? बताइए आप कौन सा इंसाफ है ये? हम मुंह छोड़े तो मारते हैं, आपके इलाके से बारात लेकर जाते पीटते हैं। अगर सेल फोन पर रिंगटोन
पे आवाज आती बाबा साहेब अंबेडकर की तो मारते हैं। ये कौन सा इंसाफ है तुम्हारा? मेरे भाई, जुल्म की एक लंबी दास्तान है। मेरी मां और बहनों, जुल्म की एक लंबी दास्तान है। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने आया हूं कि अब तो बेदार हो जाओ, अब बेदार हो जाओ। ये जो मेरे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन अघाड़ी बनाया है, ये ऑर्गेनिक गठबंधन है। ऑर्गेनिक है, इसमें फर्टिलाइजर नहीं है, इसमें केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। और हमसे ज्यादा कोई ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। वो तमाम के तमाम मिलावट के हैं, मिलावट के हैं। अभी आपने सुना, हमारे एक भाई ने स्पीच दिया कि कैसे करप्शन के मामले में भी नाइंसाफी। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो सबने मलाई लूट कर खाया। जब मलाई खत्म हुई तो दही खा लिए, जब दही खत्म हुई तो दूध पी लिए, जब दूध खत्म हो गया तो भैंस को लूट कर भगा कर लेकर गए। जब कुछ भी नहीं मिला तो बहुत कुछ किए, मगर सिर्फ छगन भुजबल पर करप्शन का इल्जाम, सिर्फ छगन भुजबल पर। क्या साहिब के खानदान के भतीजे दूध के दूल्हे हैं? वो कुछ नहीं, वो खाली चके यूं करे। छगन भुजबल 2-2 साल जेल में, ये नाइंसाफी है मेरे भाई। हम उम्मीद करते हैं कि छगन भुजबल भी अब समझ गए होंगे। समझ गए तो अच्छा है, वरना याद रखिए आप, ये लोग सिर्फ हमको हमारा वोट हासिल करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं आपसे सिर्फ ये बोलने के लिए खड़ा हूं कि एक मौका आपको प्रकाश अंबेडकर साहब को देना, प्रकाश अंबेडकर साहब को कामयाब करना है। हम यही चाहते हैं कि ये बहुजन वंचित अघाड़ी समाज, ये जो बनाया गया है, इसके तमाम के तमाम उम्मीदवार आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में कामयाब हों। राहुल गांधी, मोदी, ये आएंगे आपके पास, आकर बहुत बातें करेंगे, बोलेंगे कि ओवैसी भड़काओ, ओवैसी कट्टरपंथी हैं। मोदी आके बोलेंगे, फडणवीस बोलेंगे, शिवसेना भी बोलेगी। ये शिवसेना का क्या खेल है? सुबह में भाई भाई, रात में दुश्मन दुश्मन, रात में दुश्मन दुश्मन, सुबह में भाई भाई। अरे एक स्टैंड ले लो प्यारे, देखो हम कैसा खड़े मर्दों की तरह। आओ बोल रहे हम, खुलकर मुकाबला करना, ये क्या है? पास आते भी नहीं, चिलमन के पास से कंकर फेंक रही हूं। आओ ना, निकलो मैदान में। नहीं, हम साथ नहीं देंगे। अरे छोड़ो ना, छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे, मलाई खाएंगे पार्लियामेंट के इलेक्शन तक। उसके बाद अगर कुछ सेटिंग हो गई तो फायदा होगा, मगर यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर सिर्फ एक ही मकसद है कि ये दलित बहुजन समाज को इंसाफ मिले। हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी के बारे में क्या बोलूं मेरे भाई? अगर नांदेड़ से कोई प्राइम मिनिस्टर को ईमेल करेगा, मिस्टर मोदी आपको हम प्राइज देना चाह रहे, तो मोदी साहब बोलेंगे आ जाओ आ जाओ जाओ, प्लेन से जाता आओ मेरे को प्राइज दो। कोई जाके प्राइज दिया उनको, मालूम हुआ अलीगढ़ में उसका ऑफिस भी नहीं है, ऑफिस ही नहीं है, मगर वजीर आजम मुस्कुराकर फोटो ले लिए। क्या वजीर आजम है? हमको मुसलमानों को बोलते ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करूंगा, तो साबरीमाला में क्या हो गया आपको? साबरीमाला में कुछ नहीं बोलते।
वहां जाकर बोलती है कि मेरे फेथ का मामला। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि आप हमारे बड़े भाई बाला साहेब अंबेडकर साहब का साथ दीजिए। नांदेड़ में जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका साथ दीजिए। और अशोकराव साहब से फिर से कह रहा हूं कि मैंने जो बात कही वो रेटरिक नहीं है, वो पूरे इखलास के साथ मैंने कहा है। अब आपको फैसला करना है। मेरे भाई, मुत्तहिद रहिए, प्रकाश अंबेडकर साहब को मजबूत करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जबरदस्त या भाषणानंतर ज्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी आपण आतुर आहात, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर। बाळासाहेब आंबेडकर, तुम आगे बढ़ो। बोलण्या अगोदर या ठिकाणी के.एस. लोखंडे यांनी पुस्तक लिहिलेलं आहे, त्याचं आम्ही सगळे मिळून या ठिकाणी उद्घाटन करतो। इसी से तो तुमने लिया था वो जुमला। माझं बोलण्या अगोदर बॅरिस्टर असुद्दीन साहेबांचं तमाम वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने अभिनंदन करतो, स्वागत करतो। आणि त्यांनी जी असणारी भूमिका या ठिकाणी मांडली, काँग्रेसला उद्देशून मांडली, राष्ट्रवादीला उद्देशून मांडली। की सेक्युलर वोटचा असणारा विभाजन होऊ नये, बीजेपी आरएसची सत्ता केंद्रातून गेली पाहिजे, या देशातला असणारा संविधान वाचलं पाहिजे, भाईचारा वाचला पाहिजे, बंधुभाव वाचला पाहिजे, स्वातंत्र्य वाचलं पाहिजे। वंचित बहुजन आघाडीने त्यांच्याबरोबर असणारा ओवैसी साहेबांच्या MIM बरोबर या ठिकाणी समझोता त्यांनी पाठिंबा दिला, आपल्या भूमिकेला दिला। काँग्रेस राष्ट्रवादी असं म्हणत होते की बात MIM नसेल तर आम्ही यांच्याबरोबर जायला तयार आहोत। एका मोठ्या दिलाने आणि एका असणाऱ्या मोठ्या भावनेतून त्यांनी काँग्रेसला जी असणारी ऑफर दिली त्याबद्दल बॅरिस्टर ओवैसी साहेबांचा असणारा मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आभार मानतो, धन्यवाद मानतो। ही भूमिका घ्यायला सुद्धा फार मोठा कलेजा लागतो। स्वतःच्या पक्षाचं, स्वतः बरोबर असणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचं मागे पुढचा विचार न करता जे आजच्या घडीला
आजच्या क्षणाला जी आवश्यकता होती त्यांनी असणारं जे एक इंग्रजी म्हणतात स्टेट्समॅनशिप दाखवली. आपल्या पक्षाला आपल्या कार्यकर्त्यांना असणारा दुय्यम स्थान देऊन संविधान वाचलं पाहिजे आणि त्या संविधान वाचवण्यासाठी त्यांनी असणारी एक स्टेट्समॅनशिप दाखवली. त्या स्टेट्समॅनशिपला आज मी सलाम करतो. कारण का ही भूमिका फार कमी जण घेतात. उद्देश याला श्रेष्ठ मानून आपल्या स्वतःचं असणारं बलिदान देऊन कार्यकर्त्यांचं असणारं बलिदान देऊन संविधान वाचलं पाहिजे म्हणून ही भूमिका काँग्रेस पक्षाने सुद्धा घेतली नाही हे आपण लक्षात घ्या. उत्तर प्रदेशमध्ये तिथल्या झालेल्या युतीमध्ये काँग्रेसला घेतलं नाही तर भूमिका ही घेतली काँग्रेसवाल्याने की आम्ही उत्तर प्रदेशमध्ये 80च्या 80 जागा लढवू. महाराष्ट्रामध्ये MIM आणि ओवेसीची असणारी ओबीसी साहेबांची असणारी ताकद आहे. त्यांनीही मनामध्ये ठरवलं असतं की हे माझा द्वेष करतायत मी त्यांचा द्वेष करू. आणि महाराष्ट्रातल्या 48 जागा लोकसभेच्या जागा त्यांनी जर MIM मार्फत लढवल्या असत्या तर निश्चितपणे काँग्रेसचं पानिपत झालं असतं हे आपण लक्षात घ्या. पण त्यांनी काँग्रेसमधली उत्तर प्रदेशची भूमिका घेतली नाही. त्यांनी मोठ्या मनाने एका दिलदार पणा दाखवत की माझा स्वार्थ इथला असणारा इलेक्शन मध्ये नाही. माझा स्वार्थ जो आहे तो इथं संविधान वाचला. माझा स्वार्थ जो आहे इथली बीजेपी सेना सत्तेवरनं हटली. बीजेपी सेना सत्तेवरनं हटली पाहिजे आणि म्हणून तुम्हाला माझी एलर्जी असेल तर मीच बाजूला होतो. आपल्याला जे करायचं असेल ते. मित्रो, हा जो दिलदारपणा आहे हा दिलदारपणा जो आहे हा दिलदारपणा इथल्या असणाऱ्या ओबीसीने पहिल्यांदा लक्षात घ्यावं. वंचितांची आपण सत्ता आणतोय. वंचितांची आपण सत्ता आणतोय. माळ्यांची आहे, धनगरांची आहे, लोहाराची आहे, कुंभाराची आहे, घैसाड्याची आहे, कुंडमुडे जोशीची आहे, नागपंथांची आहे. या सगळ्या वंचितांची सत्ता आहे. आणि या वंचितांची सत्ता येणार असेल, या वंचितांची सत्ता येणार असेल आणि त्या वंचितांच्या सत्तेमधला मी जर अडचण असेल तर मी माझ्या बाजूला काढाल. पण या वंचितांची सत्ता आली पाहिजे ही भूमिका या असदुद्दीन ओवैसी साहेबांनी घेतली. त्याचं आपल्या सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केलं पाहिजे असं मी आपल्या सगळ्यांना आवाहन. की बस झालं हे आता उपेक्षित. थांबू आता असणारं हे उपेक्षित. आणि हे उपेक्षित पण आपल्याला थांबवायचं असेल. आपण संख्येने लहान आहोत हे बरोबर आहे. पण सगळे एकत्र केले तर आपण असणारं संख्येने सगळ्यात मोठे आहेत. आणि म्हणून आम्ही एकमेकाला मतं देणार आणि आम्ही निवडून येणार ही भूमिका आपण त्या ठिकाणी घेतली.
मित्रो, उद्या मोदी काय म्हणेल ह्याच्याची मला घेणं देणं नाही. काँग्रेसवाले काय म्हणतील त्याच्याशी घेणं नाही. पण या देशातलं समाज व्यवस्था, या देशातलं समाज स्वस्थ राहावं, आज ज्यांच्याबद्दल असणारा विष पसरवण्यात आलं, द्वेष पसरवण्यात आला, त्याच मुस्लिम लीडरशिप कडून आपल्याला असं दिसतंय, त्याच MIM कडून आपल्याला असणारं हे दिसतंय की या देशामधला भाईचारा, या देशातलं स्वातंत्र्य आणि या देशातल्या गरिबांची सत्ता ही सगळ्यात महत्व आहे, सगळ्यात श्रेष्ठ आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही कुर्बानी सुद्धा द्यायला तयार. हा बदल राज्य सत्तेपेक्षा समाज बदल हा फार महत्वाचा आहे. हा समाज बदल हा असणारा फार महत्वाचा आहे. आणि हा समाज बदल करत असताना दंगलीला कुठे स्थान नाही. हा समाज बदलत असताना दंगलीला कुठे स्थान, इथे व्हायलन्सला कुठे स्थान नाही, जबरदस्तीला कुठे स्थान नाही. तर हा बदल मी माझ्या मनाने आणणार, माझ्या विचाराने आणणार आणि माझ्या मतातून आणणार, हा त्याच्यातला असणारा संदेश आहे आपण. आणि म्हणून उद्याच्या या बदलामध्ये जे आपल्याला कैद करायला मागतात, RSS BJP वाले म्हणतायत की हे संविधान बदला आणि मनुवादी संविधान आणा. हे मनुवादी संविधान आणा असं जे म्हणतात आहेत, याचा अर्थ काय? याचा अर्थ एकच की शिवाजी महाराजांनी आम्हाला लढायला शिकवलं, शिवाजी महाराजांनी आमच्या हातामध्ये तलवारी दिल्या, समाजाचं सामंजस्य टिकवलं, समाजाचं सामंजस्य टिकवलं, पेशवाई आली आणि आमच्या हातातली तलवार गेली. पेशवाई आली, समाजातला असणारा सामंजस्य संपला आणि पुन्हा जातीवाद या देशामध्ये बोलला. पुन्हा या देशामधला जातीवाद बोकाळला आणि पुन्हा या देशाला गुलाम व्हावं लागला अशी परिस्थिती. इथे ज्यावेळेस आम्ही म्हणतो की या ठिकाणी भारतीय राष्ट्रीयत्व असलं पाहिजे, भारतीय राष्ट्रीयत्व असलं पाहिजे, संविधानिक राष्ट्रत्व असलं पाहिजे, याचं कारण की हे संविधान इथल्या संतांच्या विचारसरणीत, हे संविधान इथल्या संतांच्या विचारसरणीत. आपल्याला माहित असेल की RSS चे असणारे सगळे साधुवान संत, RSS ने मध्ये विचारलं होतं तुम्ही असणारा साईबाबाला का मानता? साईबाबा हा काही संत नाही. शेगावचे असणारे गजानन महाराज हा काही संत नाही. आणि आंब्यातून ज्यांनी पोळं काढली असा असणारा भिडे म्हणतो की तुकाराम महाराजापेक्षा मनु हा श्रेष्ठ होता. तुकाराम महाराजापेक्षा मनु हा श्रेष्ठ होता. येणारी नवीन विचारसरणी ही पेशवाईची विचारसरणी आपण एक लक्षात घ्या. येणारी नवीन विचारसरणी, येणारा RSSचं नवीन संविधान हे पेशवाईचं असणारं संविधान आहे. आणि या पेशवाईच्या संविधानामध्ये ज्या राज्यघटनेने आपल्याला अधिकार दिला,
मग तो मताचा अधिकार असेल, स्वातंत्र्याचा अधिकार असेल, बंधुभावाचा अधिकार असेल, शिकण्याचा अधिकार असेल, स्वतःचा उद्योग सुरुवात करण्याचा अधिकार असेल, तो काढून घेऊन पुन्हा जातीच्या नावाने कुबड्या उभ्या करणं अशी असणारी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून जातीच्या नावाने कुबड्या उठण्याची पेक्षा या देशाचं संविधान वाचवणं हे आपलं सगळ्यात महत्वाचं. आणि म्हणून RSS वाल्यांना आम्ही असणारं आव्हान अनेक वेळा देतो, आजही देतो. तुमचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद काय आहे तो पहिल्यांदा सांगा. मोहन भागवत कुठल्याही मैदानावरती, कुठल्याही ठिकाणावरती या राष्ट्रीय विषयावरती तुम्ही जे म्हणताय कल्चरल नॅशनलिझम, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, या सांस्कृतिक राष्ट्रवादावरती आम्ही वाद घालायला आपल्याशी तयार आहोत. ठिकाण तुम्ही ठरवा, वेळ तुम्ही ठरवा, आम्ही तिथे हजर राहिल्याशिवाय राहणार नाहीये. एकदा आम्हाला ऐकायचं आहे की तुमचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद काय आहे तो सांगा. कुठच्या विचारसरणीचे तुम्ही पुरस्कर्ते आहात ते पहिल्यांदा सांगा. जगामध्ये अजून कुठंही सांस्कृतिक राष्ट्र म्हणून असं उभं राहिलेलं नाही. जगामध्ये कुठेही सांस्कृतिक राष्ट्र म्हणून उभं राहिलेलं नाही. जे काही राष्ट्र म्हणून उभे राहिलेली आहेत ती भौगोलिक राहिलेली आहेत, ती इतिहासावरती राहिलेली आहेत किंवा कृतीवरती राहिलेली आहेत, अशी असणारी परिस्थिती आहे. आव्हान असेल, हिम्मत असेल, आव्हान असेल, हिम्मत असेल, RSS ते आमचा असणारं हे चॅलेंज स्वीकारावं. काँग्रेसवाले देणार नाहीत. काँग्रेसवाले आमच्याशी म्हणतात की त्या असणारा आपण समझोता केला पाहिजे. आम्ही काँग्रेसवाल्यांना विचारतो की यात एक देश आहे पण 2 ऍडमिनिस्ट्रेशन आहेत. या देशामध्ये 2 ऍडमिनिस्ट्रेशन आहेत. एक राष्ट्रपती चालवतो आणि एक मोहन भागवत चालवतो. आणि म्हणून नांदेडमध्ये सुद्धा एका घरामध्ये बॉम्बब्लास्ट झाले होते. नांदेडच्या घरामध्ये सुद्धा बॉम्बब्लास्ट झाले होते. ते सगळे कार्यकर्ते RSS आणि विश्व हिंदू परिषदेचे होते. मी पोलिसांना विचारतो ते केस झालं काय? साधी चौकशी सुद्धा आपण केलीत का? पकडण्याचं नाटक केलं आणि पुन्हा सोडून देण्यात आलेलं आहे. कालच डोंबिवलीमध्ये RSSच्या दुकान कुलकर्णी नावाच्या 49व्या वर्षी असणाऱ्या त्याच्या दुकानामध्ये सगळी हत्यारं मिळाली. मी पोलिसांना असणारा शाबासकी देतो की त्यांनी इथे असणारं आता RSSच्या घरांवरती धाडी घालायला सुरुवात केलेली आहे. हत्यारं जप्त करायला सुरुवात केलेली आहे. कुलकर्णीच्या घरावरती डोंबिवलीवरती आपण जसं आपण रेड केली तशी आपण असणारा रेशमबाग नागपूरला सुद्धा रेड करा. AK-47 मिळाल्याशिवाय राहणार नाही हे आपण असणारा लक्षात घ्या. मी RSS वाल्यांना विचारतो तुम्हाला AK-47 ची गरज काय आहे? AK-47 ची गरज काय आहे? या वर्षी विजयादशमीला पोलिसांना त्यांनी लिहून दिलं की आम्ही शस्त्राची पूजा करणार नाही, आम्ही फक्त असणारा सुरी ठेवू, हत्यारं काही ठेवू. पोलिसाला म्हटलं लिहून देतात आहे ते ताबडतोब ताब्यामध्ये घ्या. तो पोलीस हुशार होता. तो म्हटला साहेब तुम्ही वकील आहात. म्हटलं होय मी वकील आहे. एव्हिडन्स कशाला तयार करताय, पुरावा कशाला तयार करताय, जाऊ द्या.
मी पोलिसाला म्हटलं, एवढा आलेला पुरावा सोडतोयस का? एवढा मोठा आलेला पुरावा सोडतोय का? तो म्हटलं, साहेब नादान आहेत. म्हटलं, मग नादानाच्या हातामध्ये AK-47 असता कामा नये किंवा सुरी सुद्धा असता कामा नये. पहिल्यांदा घे त्याला ताब्यात. पोलिसांना मी म्हणतो या ठिकाणी की सहानुभूती कोणाला दाखवण्याची गरज अजिबात नाही. जो गुन्हेगार आहे तो गुन्हेगार आहे. काँग्रेसवाल्यांना मी हेच म्हणालो की हे मोहन भागवताचं पॅरलल सरकार आहे. हे पॅरलल सरकार मोडायचं कसं याचा आराखडा आपण त्या ठिकाणी ठरवू. तेव्हा काँग्रेसवाले म्हणतात पहिल्यांदा सत्तामध्ये येऊ आणि मग आपण ठरवू. म्हटलं, आम्हाला सत्तेमध्ये यायचं असेल आणि नंतर ठरवायचं असेल तर तुमची शेंडी आमच्या हातामध्ये पाहिजे. आणि तुमची शेंडी जर आमच्या हातामध्ये पाहिजे तर आमच्यावरती तुमचं सरकार अवलंबून पाहिजे, एवढी आमच्या हातामध्ये ताकद पाहिजे. त्याला काँग्रेसवाले तयार नाही. तेवढ्या प्रकाशराव हे कुठं विषय आहेत का? मी म्हटलं, मुंबईचा ब्लास्ट मला फार चांगल्या रीतीने माहित आहे. वर्तमानपत्रातल्या बातम्या आल्या होत्या, कसा येणार ही बातमी आली होती, माहिती होती. पण एका पोलीस अधिकाऱ्याने 48 तास दाबून ठेवली आणि म्हणून सगळं ओंपस झालं. हा दाबणारा पोलीस कोण म्हटलं? आजपर्यंत त्याला असणाऱ्या चौकशी केली नाही, त्याच्यावरती कारवाई झाली नाही. तो उलट सतपाल, ज्याला DG करण्यात आलं, मुंबई पोलीसचं कमिशनर करण्यात आलं, SITचा प्रमुख करण्यात आला, अनेक जणांना नक्षलवादी ठरवण्यात आलं, रिटायर झाला, BJP मध्ये झाला आणि आता गृहमंत्री झालेला आहे. आणि म्हणतोय की इथला असणारा सायन्स कमजोर आहे. अशी असणारी जी माणसं आहेत की ज्यांना नियंत्रण आणलं, ते काँग्रेस इथं नियंत्रण आणू देत नाही, हे आपण लक्षात घ्या. जे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद म्हणतात त्यांना देशाचं काही घेणं देणं नसतं. जे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद म्हणतात त्यांना देशाचं काही घेणं देणं नसतं, त्यांना त्यांच्या संस्कृतीचं पडलेलं असतं. RSSची संस्कृती काय? तर RSSची संस्कृती विषमतेची संस्कृती. RSSची संस्कृती काय? तर इथे असणारा द्वेषाची असणारी संस्कृती. RSSची संस्कृती काय? तर इथल्या असणारा भाईचारा संपवणं ही त्यांची असणारी संस्कृती. RSSची संस्कृती काय? आम्ही जे म्हणू ते जर ऐकत असणार तर तुम्हाला राहायचा अधिकार नाही, तर आम्ही तुमची कत्तल करून टाकणार, ही त्याचं असतं. बाबासाहेब म्हणाले होते की या देशामधलं कधी नाही कधीतरी या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या संघटनेबरोबर लढा हा द्यावा लागेल आणि ती वेळ आली. काँग्रेसवाल्यांना आम्ही तेच म्हणतोय की ही वेळ आलेली आहे, लढायची वेळ आलेली आहे. हे जे पॅरलल सरकार आहे त्याला काढण्याची वेळ आलेली आहे. एक राष्ट्र एक ऍडमिनिस्ट्रेशन राहील हे निर्माण करण्याची गरज त्या ठिकाणी राहिलेली आहे. पण दुर्दैवाने मी असं म्हणेन की या वादाला सुद्धा एक वर्चस्ववादीचं कुठेतरी वास होतो. काँग्रेसवाल्यांना असं वाटतंय की आपलं वर्चस्व संपेल की काय. हळूच माझ्या कानामध्ये येऊन सांगतात हे जरा ओबीसींचं थांबून घ्या ना, कशाला एवढं वाढवतंय. या ओबीसींचं थांबून घ्या, कशाला एवढं वाढवतंय.
एक दोन जागा आपण मुसलमानांना दिलं की ते गप होतील. सध्याच्या चाललेल्या भांडणामधला छुपावाद दाखवण्यासाठी एमआयएम आहे, पण छुपावाद इथला सारा ओबीसींचा आहे हा आपण लक्षात घ्या. छुपावाद हा ओबीसीचा आहे. ओबीसीना सत्तेवरती कशाला आणताय? त्यांच्या हातामध्ये सत्ता आपण कशाला द्या? आपणच बसून खाऊन घेऊ. आम्ही असं म्हणतोय की या देशामध्ये मानवतावाद टिकवायचा असेल, वाढवायचा असेल, या मातीमध्ये रुजवायचा असेल तर कुठलाही समूह हा वंचित राहता कामा नये. बीजेपीने मुसलमानांना वंचित केलं, बीजेपी आरएसएसने मुसलमानांना वंचित केला, तसं इथला असणारा काँग्रेसवाले ओबीसीला वंचित करू पाहत आहेत. हे आम्ही कधी होऊ देणार नाही, हे आपण त्या ठिकाणी लक्षात घेतो. इथला वंचित कोणी राहणार नाही. इथले सगळे समान राहतील, इथले सगळे बरोबरीने राहतील. कोण कोणावरती सत्ता गाजवणार नाही हा त्याच्यातला महत्वाचा भाग आहे. आणि म्हणून माझं आव्हान आपल्या सगळ्यांना, नांदेडमध्ये काँग्रेसचा उमेदवाराचं नाव आपल्याला माहिती आहे, मी काही सांगत नाही. उमेदवारच नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून डॉक्टर यशपाल भिंगे यांचं नाव नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून आपण, डॉक्टर काब्दे यांना आपण असं एकदा निवडून आणलं होतं. काब्दे पुन्हा काय निवडणुकीला उभे राहिले नाही. ते असणारा म्हणे मी असणारा लोकांचं हृदयच दुरुस्त करत बसतो. खासदार झाल्यानंतर डॉक्टर काब्देने जेवढ्या शिव्या खाल्ल्या असतील तेवढ्या इतर कुठल्याच डॉक्टरांनी खाल्ल्या नसतील. मोठे म्हटले मी लढतच नाही. आता आपल्याला असणारा दुसरे डॉक्टर मिळालेले आहेत, समाजशास्त्राचे डॉक्टर मिळालेले आहेत. डॉक्टर काब्दे हे हृदयाचे डॉक्टर होते. डॉक्टर काब्दे हृदयाचे डॉक्टर होते. आता असणारे आपल्याला डॉक्टर समाजशास्त्राचे मिळालेले आहेत. डॉक्टर यशपाल भिंगे हे आहेत. आणि म्हणून उद्याच्या निवडणुकीमध्ये डॉक्टर यशपाल भिंगे यांचा विजय आपण निश्चित कराल ही अपेक्षा बाळगतो. रजा घेतो आपल्या सगळ्यांची. बाला साहब अम्बेडकर तुम आगे बढ़ो. बाला साहब अम्बेडकर तुम आगे बढ़ो. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तुम आगे बढ़ो. वंचित बहुजन आघाडीचा